हे एवरीवन, वेलकम टू फुल स्टॉप आईएसपीसीएस। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस होने वाले हैं हिस्ट्री के। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है कृपया करके जरूर देखिए। पहले इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद में उस लेक्चर पर चले जाइए। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। अगर आप हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं, हिस्ट्री को याद करना चाहते हैं, तो आप चाहे अभी का एग्जाम दे रहे हों या फिर आगे आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, 2026 में, 2025 में, ठीक है, तो आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री वाइज चेंज नहीं होती है ना, हिस्ट्री चेंज नहीं होती और इस लेक्चर में आपको याद करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर क्या है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन पेपर पर जहाँ पर भी मुझे टेक्निक लगेगी कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकता है, तो मैं वो बता दूंगा आपको। तो बिना टेंशन लिए आपको करना क्या है, इसको लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, एंड तक। ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन पढ़े उसके बाद चले गए कूद का दूसरे लेक्चर पर, है ना। तो ये आपको जो है नुकसानदेह रहेगा। मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहती है। अगर आपके लिए ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज हूँ तो आप 0.75x की स्पीड पर देख सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को मैं धीमा लग सकता हूँ, तो वो 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो ऐसा कोई शिकायत नहीं करेगा कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं या फिर बहुत धीमे बोलते हैं। ठीक है, अपना अपना स्पीड होता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। देखो असर्शन एंड रीजन के सवाल हैं। असर्शन एंड रीजन में पहले आपको इंडिविजुअली पढ़ने हैं दोनों स्टेटमेंट, उसके बाद में बीच में लगा देना बिकॉज। ठीक है, बिकॉज लगा देना कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। ये दोनों काम करने रहते हैं, बाकी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, नायका वर अपॉइंटेड बाय द विजयनगर किंग, यानी कि नायकों की जो नियुक्ति हुआ करती थी वो विजयनगर राजा द्वारा की जाती थी। क्या ये बात सत्य है? तो ये वाली बात मुझे तो सत्य लग रही है। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द असाइंड टेरिटरी, यानी कि वे अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा के लिए खुद जिम्मेदार थे। तो ऐसा भी है, यानी कि जो नायका थे हुआ करते थे, नायका को अपॉइंट कौन करता था? जो विजयनगर के राजा थे वो अपॉइंट करते थे। विजयनगर के राजा अपॉइंट किया करते थे। ठीक है, विजयनगर के राजा नायका को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नायका को ऐसे तो नहीं कर देंगे अपॉइंट कि भाई साहब, हाँ भाई साहब ऐसे ही चले जाओ, तो हाँ मजे मौज मस्ती करना, लड़कीबाजी करना, ऐसा थोड़ी करेंगे यार। ठीक है, तो वो करते क्या थे, उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाता था वहाँ की डिफेंस, जो जो भी टेरिटरी दे रखी है तो वहाँ की क्या करनी है, रक्षा करनी है कुल मिलाकर। ठीक, उस क्षेत्र की क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही कर रहे हैं। देखो, द नायकाज वर अपॉइंटेड बाय द विजयनगर किंग बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ देयर असाइंड टेरिटरी, या फिर नायकों की नियुक्ति विजयनगर राजा द्वारा की जाती थी क्योंकि वे अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। तो मेरे लिए एक्सप्लेनेशन भी सही लग रही है, हाँ या ना, लग रही है एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, यानी कि दो कथन दिए, वही असर्शन रीजन यानी अवकथन और कारण। ठीक है, चलिए देखो, द पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड क्या होता है दोस्तों? कम्युनल अवार्ड क्या होता है? कम्युनल अवार्ड होता है, इसे हम कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म के द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1909। ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनल अवार्ड है पूना पैक्ट वाला, ये 1935 में आने वाले की बात है। ठीक है, जो कि 1932 में गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों, है ना, 1930 के राउंड। तो उसमें गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर गोलमेज सम्मेलन। उस गोलमेज सम्मेलन में उस गोलमेज सम्मेलन में जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी। क्या? कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो इससे हुआ क्या, गांधी नाराज हो गए। गांधी नाराज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांधी उस समय दो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी गांधी जी ने, और ये हो गए नाराज, और उनको इस समय पे येरवड़ा जेल में डाल दिया गया था। येरवड़ा जेल में, तो येरवड़ा जेल में अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में समझौता होता है, और उस समझौते में कहा जाता है, गांधी कहते हैं अम्बेडकर साहब से कि आप जो है जैसे 75 के अराउंड जो है सीट मिल रही होती है एससी कास्ट के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को 75 के अराउंड सीट मिल रही है, तो आप क्या काम कीजिए, इससे ज़्यादा सीट ले लीजिए, रिजर्वेशन हम आपको दे देंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट मत लीजिए, है ना, रिजर्वेशन ले लीजिए, कम्युनल इलेक्टोरेट
मत लीजिए, ये बात कही गई थी उस समय पर। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कहानी वही है। द पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल लॉ। तो पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया था, बिल्कुल किया गया था। पूना पैक्ट अबंडन्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। अब देखो पूना पैक्ट है क्या, मैंने अभी बताया था। पूना पैक्ट कुछ नहीं है, ये गांधी जी गांधी जी एंड अंबेडकर साहब के बीच का एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट क्या कहता था, ये एग्रीमेंट कम्युनल इलेक्टोरेट को अबेंडन करता है या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट को खत्म करता है, और कम्युनल इलेक्टोरेट को खत्म करके उनकी रिजर्वेशन की बात कर देता है। तो दोनों ही बातें मेरे ख्याल से सही हैं। ठीक है, दोनों ही बातें मेरे ख्याल से सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए। यहाँ पर देखिए, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 विद रेफरेंस टू इंडियन एंशिएंट कल्चर। विद रेफरेंस टू इंडियन एंशिएंट कल्चर की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्स्ट देखना है। क्या देखना है? वर्स्ट ऑप्शन देखना है। वर्स्ट ऑप्शन आपको खुद बोलेगा, चीख चीख कर बोलेगा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे पकड़ो। ठीक है, यहाँ पर देखो, गोमतेश्वर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बाहुबली इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ठीक, गोमतेश्वर स्टैच्यू की बात कर रहा है। तो गोमतेश्वर स्टैच्यू है किसका है? लॉर्ड बाहुबली का है। किसका है? लॉर्ड बाहुबली का, और वो कर्नाटक में सिचुएटेड है। क्या आपको पता है ऐसा कोई फैक्ट? अगर नहीं पता है थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। क्या करना है? होल्ड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एट पावापुरी लास्ट तीर्थंकर महावीर वाज क्रिमेटेड। यार पावापुरी में अंतिम तीर्थंकर जो कि कौन थे? महावीर थे, जो जैन हैं। ठीक है, जैन से रिलेटेड कितने तीर्थंकर रहे हैं आप बताइएगा? कितने रहे हैं? 23 रहे हैं या 24 रहे हैं? बताइएगा आप मुझे। ठीक है, तो पावापुरी में अंतिम तीर्थंकर महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये तो सबने पढ़ रखा होता है कि पावापुरी में महावीर जी हैं, जैन जो महावीर हैं, इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, अपने प्राण त्यागे थे। तो ये वाली बात तो सबको पता है। इधर रनकपुर टेम्पल इन राजस्थान हैज गॉट सम सिमिलरिटी विद नागर आर्किटेक्चर या फिर नगरा आर्किटेक्चर। यानी रनकपुर मंदिरों में नागर वास्तुकला से कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर डेडिकेटेड टू जैनिज्म। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ पर देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बस इतनी सी नॉलेज पता है। मुझे क्या नॉलेज पता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर द्रविड़ आर्ट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? द्रविड़ आर्ट, द्रविड़ आर्ट। और यहाँ पर देखने को मिलती है क्या? नागर शैली। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली हमको देखने को मिलती है। राजस्थान कहाँ पर है? नॉर्थ में, यानी कि नागर शैली में ही होना चाहिए मंदिर। लेकिन यहाँ पर अलग स्पेशली बोल रहा है। देखो, रनकपुर टेम्पल इन राजस्थान हैज गॉट सम सिमिलरिटी विद नागर आर्किटेक्चर। मतलब कुल मिलाकर जब स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहां पर हो सकता है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हो, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेंटलिटी बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की। ठीक है, तो ये सी जो है इनकरेक्ट हो गया। तो रनकपुर जो टेम्पल है, इन रियल में भी ये सी गलत होगा। क्यों होगा? रनकपुर टेम्पल जो है राजस्थान में, इसमें होयसाला मंदिर वाली कलाकृति देखने को मिलती है। क्योंकि वो यार स्पेशली स्पेसिफाई कर रहा है। यार ये तो मैं जानता हूँ, इतना जनरल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? ठीक है, हालांकि देखो, एक मैंने टेक्निक बताई है, ऐसा नहीं है कि हर किसी का ऐसा दिमाग चल जाए उस समय पर। तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज काम आती है। ठीक है, हमेशा टेक्निक काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन को देखने की कोशिश करनी है। देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आती है। अगर मैं पूछ लूँ कौन कैसे कैसे आता है वंश, तो गुलाम वंश। ठीक है, जी के टसला मैंने याद कर रखा है। जी के गुलाम वंश, खिलजी वंश। ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। तो जी के टसला, जी के टी जी के जी के टी एस एल कर लो यार, या फिर जी के टी एस एल कर लो, या फिर जी के टसला टसला। ठीक है, टी ट और स और ल। ठीक है, टसला, जी के टसला। ओके, सो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन पहला है, तो इसने ही मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऐबक स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार। तो आपको बताना, ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण शुरू किया था। तो ये भी बातें सही हैं कि पहली मंजिल का निर्माण किया था। उसके बाद में इल्तुतमिश करता है। कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि बदायूं का सूबेदार था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है ये जो सारी मतलब ऐसे समझिए, कुतुब मीनार है। ठीक है, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरुआत कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
लेकिन उसको कंप्लीट कराता है कौन? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसको कंप्लीट कराता है? इल्तुतमिश कंप्लीट कराता है, कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है, इस कुतुब मीनार पे आप पड़ जाती है क्या? बिजली। बिजली, तो बिजली गिर जाती है, और बिजली गिरने से क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है कुतुब मीनार। और जब क्षतिग्रस्त होती है कुतुब मीनार ना दोस्तों, तो इसको एक राजा है, ठीक है, तुगलक वंश का राजा है, और आपको बताना है, मैंने इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि एक तुगलक वंश का राजा है जो कि इसको फिर दोबारा से रेनोवेट कराता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है। इल्तुतमिश अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अब्बासिद खलीफा ऑफ बगदाद। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्तुतमिश की सत्ता को बगदाद के अब्बासिद खलीफा ने मान्यता दी थी। ये तीनों स्टेटमेंट तो मुझे सही लिख रहे हैं, तो यानी कि गलत तो यही होगा। तो यहाँ पर क्या है, टू डील विद मेवाती बलबन एडॉप्टेड अ सॉफ्ट पॉलिसी। ध्यान रखो यार, यहाँ पर मैंने कहा ना फर्स्ट ऑप्शन, देखो सॉफ्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। पहली बात, सॉफ्ट पॉलिसी तो भाई साहब पूरे मुगल में ले लो, दिल्ली सल्तनत में ले लो, ये लोग सॉफ्ट पॉलिसी तो अपनाने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, और फिर ये बात कर रहा है बलबन की, किसकी? बलबन की। बलबन की, जो कि इतना क्रूर शासक था, कुछ कहने की नहीं। क्रूर शासक था, कुछ कहने की नहीं। ये मुस्लिमों के लिए इतना अच्छा, इतना काम करता है, कुछ कहने की नहीं। ठीक है, इस सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था उस समय पर, तो ये बलबन ही था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से। बुलंद दरवाजा, जमाली मॉस्क, हुमायूं टॉम्ब, पुराना किला। यानी कि बुलंद दरवाजा, जमाली मस्जिद, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला, इनको अरेंज करना है। अरेंज करना है, अरेंज कर लोगे? कैसे अरेंज करोगे? अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं आपको क्या करूं, हिंदी में हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। और हिंदी भी देखो, मैं वैसे तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हिंदी की ऑडियंस ज्यादा है। अगर मान के चलो, पहली बात तो देखते कम लोग हैं, लेकिन वैसे भी देखने वाले जितने भी होंगे वो हिंदी के होंगे। ठीक, तो काम चल जाएगा क्या? चल कोई नहीं, मैं दोनों ही पढ़ लेता हूँ। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? और जमाली मस्जिद, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला। मैं आपको बताऊं, हुमायूं का मकबरा बनाया ना, तो हुमायूं ने तो नहीं बनवाया होगा। ठीक है, ये हुमायूं ने तो नहीं बनवाया, यानी सी का 4 तो होगा नहीं। सी का 4 दे रखा है, तो ये तो मेरा करेक्ट इनकरेक्ट मतलब कट गया ऐसे ही। कैसे कट गया? अरे यार, मकबरा क्या है, मरने के बाद बनता है। भाई हुमायूं का मकबरा हुमायूं कैसे बनवा लेगा? तो सी, यानी ये तो मैंने काट दिया है, वही काट दिया, है वही काट दिया। अच्छा, अच्छा, इतना आपको नहीं पता है कि जो है, क्या कहते हैं, मैं क्या बोलने वाला था यार, मैं भी भूल गया। देखो, हाँ, अच्छा, ये नहीं पता है कि हाँ बुलंद दरवाजा, मैं ये बोल रहा, बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनाया था, ये नहीं पता है आपको? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है, ये तो सबको पता होता है ना। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है। और जो हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, तो वो बनवाता है कौन? हाजी बेगम। कौन बनवाता है? हाजी बेगम। हाजी बेगम। और जमाली मस्जिद लगा लूं और पुराना किला लगा लूं। पुराना किला तो आपको पता ही है, पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। याद कर लो, अगर नहीं पता है तो याद कर लो दोस्तों। पुराना किला कौन बनवाता है? शेरशाह सूरी। पुराना किला कौन बनवाता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम। बुलंद दरवाजा अकबर बनवाता है, और जमाली मस्जिद हुमायूं बनवाता है। तो जमाली मस्जिद कौन बनवाता है? हुमायूं बनवाता है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आप देख लीजिए। ये मेरे ख्याल से 2 4 1 3 बनना चाहिए। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पर देखिए, विच रूलर पैट्रोनाइज द पोएट मीर हसन दहलवी। मीर हसन दहलवी को किसने पैट्रोनाइज किया था, या फिर किसने संरक्षण दिया था? किस शासक ने कभी मीर हसन दहलवी को संरक्षण दिया था, ये पूछ रहा है दोस्तों। देखो, मीर हसन दहलवी, याद रख लीजिए, मीर हसन दहलवी और खुसरो, मीर खुसरो, इन दोनों को पैट्रोनाइज करने वाला जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पैट्रोनाइज करता है कौन कौन? अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी। मीर हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम कराया था आपको? मैं अगर यहीं पे याद करा दूं क्या? चलो मैं करा देता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा बनवाया था। हौज खास बनवाया था। हौज खास बनवाया था। महल हजार बनवाया था। महल हजार सतून जिसे बोलते हैं, महल हजार सतून बनवाया था। ठीक है, और जमायत खाना मॉस्क बनवाया था। जमायत खाना मॉस्क, जमायत खाना मॉस्क यानी जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। और अलाई मीनार बनवाई थी। अलाई मीनार, अलाई मीनार बनवाई थी। ठीक है, और एक नई कैपिटल सीरी बनाई थी। नई कैपिटल कैपिटल सीरी बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56।
गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड, अरे यार भैया असर्शन रीजन वाली है। लिंगायत मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन कर्नाटका। तो लिंगायत मूवमेंट, लिंगायत आंदोलन, देखो लिंगायत जिसे संबंध किससे लग रहा है आपको, शिवलिंग से संबंध नहीं लग रहा है, लिंगायत, ठीक है। तो लिंगायत आंदोलन ने कर्नाटक में धार्मिक और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हाँ ऐसा हुआ था। और दिस द लिंगायत कम्युनिटी रिजेक्टेड ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग द वर्शिप ऑफ शिवा। एक्चुअल में वर्शिप ऑफ शिवा इज also came also came by by opposition, यानी by opposition of ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। अगर इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ तो समझो कि जो लिंगा जो शिवा की जो शिव की जो पूजा है ना, ये एक्चुअल में ब्राह्मणवादियों के प्रथाओं के खिलाफ में आई थी, ठीक है, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ में आई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सामाजिक सुधार होंगे तभी ब्राह्मणवादियों का विरोध होगा, तभी सामाजिक सुधार होते थे। देखो मैं गलत नहीं, मतलब ऐसे नहीं समझने लगना कि ब्राह्मणवादियों का मैं विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो एक फिलॉसफी है एक्चुअली ब्राह्मणिज्म वाली, उसमें क्या होता है कि डोमिनेटिंग कास्ट वाले जो है वो क्या करते हैं, डोमिनेटिंग कास्ट वाले वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दूसरे के साथ में, बस ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी कास्ट को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ऐसा नहीं समझिए, ठीक है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मैच करना है विजयनगर बहमानी गजपति अहोम। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, अगर बिना याद किए आपका जो है काम नहीं बनने वाला, बिना याद किए आपका काम नहीं बनने वाला है। तो चलो याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विजयनगर अंपायर जो है, आपको बता दो विजयनगर अंपायर जो है ये हरिहर एंड बुक्का, आपको पता होगा विजयनगर अंपायर 1336 में हरिहर एंड बुक्का, हरिहर हरिहर एंड बुक्का इन लोगों ने स्टेब्लिश किया था, हरिहर एंड बुक्का ने स्टेब्लिश किया था। क्या नाम था, विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर। तो 1336 यानी हरिहर एंड बुक्का। तो या कब ऐसे या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो संगम डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी जो थी, संगम डायनेस्टी से शुरुआत मानी जाती है विजयनगर अंपायर की, है ना। तो संगम डायनेस्टी को स्टेब्लिश किसने किया था, हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर एंड बुक्का ने, क्लियर, हरिहर एंड बुक्का ने। अच्छा बहामानी किंगडम बाद में आएगा, देखो बहामानी किंगडम है जो बाद में आता है। तो विजयनगर अंपायर पहले आ गया, तो विजयनगर अंपायर मैंने क्या बोला, 1336, 1336 बहामानी किंगडम है, कुछ साल बाद आता है, या फिर बोल सकता हूँ 11 साल बाद आता है। तो विजयनगर और बहामानी किंगडम इन दोनों को ध्यान रखना। बहामानी किंगडम कौन लेकर आता है आपको ध्यान रखना है। देखो विजयनगर अंपायर को स्टेब्लिश करने वाले कौन है, ये है हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। लेकिन बहामानी किंगडम को शुरुआत करने वाले, यानी बहामानी किंगडम को शुरुआत करने वाला है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमन बहमन शाह, ठीक है। इसको कुछ लोग मानते हैं कि ब्राह्मण ने पाला था इसलिए इसने बहामन लगा लिया था। मैंने एक्चुअल में संगम एज पर जो है एक लेक्चर डाल रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह आता है, ठीक है। तो बहमानी किंगडम कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर डाल रखा है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो विजयनगर अंपायर 1336 में, बहमानी किंगडम हो गया 1347। तो ए का हो गया तीसरा और बी का हो गया चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों बचे, ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा। अच्छा फिर मेरे पास में आता है अहोम किंगडम। अहोम किंगडम कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1228 में स्टेब्लिश किया गया था, 1228 में। और गजपति रूल 1435, ठीक है, 1435। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट हैं याद करने वाले, अगर मान के लिए कुछ याद हो नहीं भी होता है तो दो याद कर लीजिए, एक तो 1336 और एक 1347। तो एक विजयनगर अंपायर है, विजयनगर अंपायर 1336 यानी 133, दोनों ऐड करो 6 1336, और बहामानी 1347, एक इसमें बढ़ा दो एक इसमें बढ़ा दो। तो ये दोनों एक्चुअल में कॉन्टेम्प्ररी हैं, एक हिसाब से कॉन्टेम्प्ररी हैं, यानी एक दूसरे के कॉन्टेम्प्ररी क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो भी बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी मतलब एक साथ के हैं दोनों, विजयनगर और बहामानी। तो इसलिए याद करो 1336 एक का और एक का 1347, ठीक है। अगर याद करना चाहो तो अहोम का भी याद कर सकते हो, अहोम का भी लीजिए 1228 फिर 1228, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 3 4 2 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। अकबर के शासनकाल की बात कर रहा है।
वॉज द पर्पज ऑफ द इबादत खाना? इबादत खाना की बात कर रहा है, इबादत खाना का क्या पर्पज रहा करता था? क्वेश्चन पढ़िए, मैं डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ। इबादत खाना का पर्पज हुआ करता था अ हॉल वेयर अकबर हेल्ड इंटरफेथ डिस्कशन विद स्कॉलर। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि वह हॉल हुआ करता था जहां पर अकबर ने विद्वानों के साथ अंतर धार्मिक चर्चाएं की थी। ठीक है, ओके। तो 58 हो गया। 59, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखो, ये एक्चुअली संगम एज से लेकर दे रखा है, संगम एज से। तो याद करने के लिए क्या है, संगम एज, संगम एज, संगम एज। तो संगम एज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि संगम एज आई थी 1336 के अराउंड, 1336 के अराउंड। ठीक है, फिर आती सलवा, सलवा। अगर कहीं कुछ भी याद नहीं हो रहा, डेट मान के चलो याद नहीं हो रही, तो ऐसे याद करो, संगम, सलवा, संगम, सलवा, तलवा, तलवा और अरावेडु, अरावेडु, अरावेडु। देख लो, संगम, सलवा, तलवा, अरावेडु, संगम, सलवा एंड एसएसटी, ऐसे याद करो, एसएसटी। एक्चुअल में ये हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्या बोलते हैं, एसएसटी। और ये और लगा दो तो एसएसटी। तो एसएसटी हमने ये सर से पढ़ी, तो एसएसटी हमने ये सर से पढ़ी थी, इसलिए हमको याद है। संगम इज सलवाइज, संगम इज सलवाइज, तलवाइज और अरावेडु, संगम सलवा, संगम सलवा, तलवा, अरावेडु। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शासक उपाधि सही मिलित नहीं है? तो शिवाजी, शेरशाह, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अहमद शाह अब्दाली। देखो, शिवाजी जो है ना, शिवाजी को एक्चुअल में क्या कहते थे, पहाड़ी चूहा कहते थे। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ पे लड़ते थे और इनको पहाड़ पर कोई भी नहीं हरा सकता था। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते थे, ये वाली बात बिल्कुल सही है। शेरशाह को शेर खान कहते थे, ये वाली बात भी सही है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श कहते थे या फिर पील बख्श कहते थे, क्या कहते थे, पील बख्श, पील बख्श भी कहते थे। ये वाली बात सही है, क्योंकि ये बहुत से लाखों में दान करता था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, ये वाला गलत है। अहमद शाह अब्दाली को शाह आलम नहीं कहते थे, ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली को शाह आलम नहीं कहते थे। डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो शाह आलम किसको कहते थे, किसको कहते हैं शाह आलम, बताइए मुझे, बताइए भाई, शाह आलम किसे कहते थे? तो ये कहते थे आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, मुगल मुगल शासक था, मैं आप कहने का मतलब यही है। कहाँ गया यार, ये मुगल शासक था, मुगल शासक था। तो अहमद शाह अब्दाली तो अटैकर है, कैसे कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेसिंग डायरेक्टली एट द प्रोविंशियल लेवल। तो ध्यान रखना, 1935 का एक्ट आया है, उससे पहले 1919 का एक्ट आया है। ठीक है, 1919 का एक्ट आया है। 1919 का जो एक्ट आया है, 1919 का जो एक्ट आया है, उसमें कुछ कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना, वो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद नो स्कोप ऑफ इंटरनल ग्रोथ। इस अधिनियम में एक कठोर संविधान का प्रावधान किया गया था, जिसमें आंतरिक विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वाली बात भी सही है, इन दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्क ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इज नॉट करेक्ट? तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्या क्या काम नहीं किया था, कुल मिला के वो देखना है हमको। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिए, कब ऑन सिविल लिबर्टी विद ईज एंड मैनी पॉलिटिकल प्रिजनर वर रिलीज। तो एक्चुअल में कांग्रेस सब सरकार में जाएगी, अगर मान के चलिए देश गुलाम है उस समय, वो कांग्रेस यानी कि भारत के जो लोग हैं वो सरकार में जाएंगे, तो अपने लोगों का भला चाहेंगे नहीं चाहेंगे, हाँ बिल्कुल चाहेंगे। तो यानी ये वाली बात तो सही है, यानी जो प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, यानी कि जैसे बोलते हैं क्या, नागरिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई और कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। तो ये वाली बात सही है, सही है, यानी नॉट करेक्ट तो नहीं है, यानी करेक्ट है तो नॉट करेक्ट तो नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस वर लिफ्टेड एंड आर्म लाइसेंस वर प्रीवियसली कन्फिस्केटेड वर रिस्टोर्ड। यानी प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिए गए, तब पहले जब्त किए गए शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए गए। ये वाली बात यानी पॉजिटिव है, ये हमारे नेता लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पुलिस पावर वर इंक्रीज टू सप्रेस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पुलिस की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। देखो, क्रांतिकारी शक्तियां कौन करता था, वही कांग्रेसी लोग करते थे, और कांग्रेसी लोग ही कहाँ पर बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं। ठीक है, सभा में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है वो अपने ऊपर ही अपनी सामत बुलाएं कि भैया मेरी पुलिस जो है
शक्ति बढ़ाए और गतिविधि को दबा दे, ऐसा तो नहीं करेंगे, तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। और बाकी पढ़ लो, सीआईडी ने राजनेताओं पर नजर रखना बंद कर दिया और राजनीतिक निगरानी कम कर दी। देखो ये सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि अच्छा यानी लिबरल है, यानी कि ओपन करने की बात कर रहे हैं, ये कुल मिला के ओपन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाला है, ये वाला अपोजिट चल रहा है, तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद टीचिंग इन शेपिंग द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की वैचारिक नींव को आकार देने में उपनिषदों की शिक्षा से प्रेरणा ली थी। ये वाली बात सही है, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई भी हमारा लीडर रहा है, अगर वो किसी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रखा है, तो उधर धर्म ग्रंथ के बारे में और वो भी सही स्टेटमेंट दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। यानी कि कभी भी जो यूपीएससी है या फिर पीसीएस है, ये कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अपने मुंह से किसी भी हमारे राजनेता की, यानी किसी भी हमारे महापुरुष की नेगेटिव इमेज लेकर आए कि हाँ इसने नहीं किया था, ऐसा नहीं करें। तो वो ऐसा स्टेटमेंट देती कि उन्होंने किया ही होगा वो। तो ये वाली बात सही है। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंपोज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अपर कास्ट इंडिविजुअल टू मेंटेन ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की। ऐसा हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जो एक लिबरल टाइप के नेता हैं, या फिर बोल सकते हैं जो बहुत आ, गहरे विचार वाले हैं, बहुत ऊपर का सोचने वाले हैं, ऊपर दर्जे के लोग हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात सोचेंगे कि अपर कास्ट के आओ वैसे मत और कोई मत आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त ऑफर इज नॉट करेक्ट। अगस्त ऑफर आया कब था? 1940 में आया था, है ना, 1940 में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। भाई फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिए। द ऑफर प्रपोज ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एज इट्स फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने को अंतिम संवैधानिक लक्ष्य बताया गया। ये वाली बात सही है, सही लग रही है? हाँ सही है। इट प्रोमिस्ड इमीडिएट इंडिपेंडेंस टू इंडिया आफ्टर द वॉर। इसने युद्ध के बाद भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने का वादा किया था। तो इसमें युद्ध के बाद, युद्ध कौन से युद्ध की बात कर रहा है? वर्ल्ड वार की बात कर रहा है ना, वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड वार कौन सा? सेकंड वाला। तो इसने ये कहा था क्या कि भाई साहब जैसे ही युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध के बाद तुम जो है अपनी तत्काल स्वतंत्रता ले लेना। ये तत्काल स्वतंत्रता कैसे मिल जाएगी यार? तत्काल स्वतंत्रता कैसे मिल जाएगी, सोचो। तो ये वाली इनकरेक्ट बात हो गई, बाकी सब सही ही होंगे मेरे ख्याल से। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद परिषद का विस्तार कर उसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, और इसने कहा गया था कि भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं अपनाया जाएगा। ये वाली बात भी सही हो सकती है, लेकिन ये वाली जो बात है कहाँ गया, सी वाली जो बात है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सॉरी, बी 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 है, एक्चुअल में मैं गलत पढ़ लिया, ये बी है। ठीक है, बी इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं होगा? तो देखिए, टू शो दैट नेशनल पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस। तो नेशनल पेशेंस यानी ये दिखाना था कि एक राष्ट्रवादियों का धैर्य कमजोरी के कारण नहीं था, यानी राष्ट्रवादियों का धैर्य कमजोरी के कारण नहीं था। तो राष्ट्रवादियों का जो धैर्य है वो कमजोरी का कारण नहीं था, ये दिखाना था क्या इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो मे बी हो सकता है, देखते हैं। टू डिमांड इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या इसलिए किया गया था कि टू डिमांड इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी इंडिपेंडेंट क्या बोला, टू डिमांड इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस करना है ब्रिटिश रूल से, यानी कि ब्रिटिश शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। ऐसा था क्या गोल व्यक्तिगत सत्याग्रह का? या फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, टू एक्सप्रेस अपोजिशन टू वॉर एंड इक्वेट ब्रिटिश ऑटोक्रेसी विद नाजिज्म, यानी युद्ध के प्रति विरोध व्यक्त करना तथा ब्रिटिश निरंकुशता को नाजीवाद के समान मानना। ये वाली बात, युद्ध के प्रति विरोध व्यक्त करना तथा ब्रिटिश निरंकुशता को नाजीवाद के समान मानना। क्या ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य से संबंध है इसका? तो ऐसा देखिए, हाँ इसका देखो, एक चीज तो समझनी पड़ेगी आपको, वो ये है वो ये है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह में कोई भी इमीडिएट डिमांड की बात नहीं की गई थी। ठीक है, यानी ब्रिटिश शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, ये वाली बात नहीं की गई थी। बाकी जो है सारी बातें कही गई थी। ठीक है, तो सेकंड जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी और इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज आर करेक्ट। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ रहा है, क्रिप्स मिशन के बारे में। तो पूछ रहा, देखो क्रिप्स मिशन कब आया था पहले तो ये पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन आपको कब आता है?
क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों 1942 में। अब जैसे क्रिप्स मिशन में और कैबिनेट मिशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आ रहा है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कब आता है? 1946 में। ध्यान रखना क्रिप्स मिशन में क्रिप्स है, क्रिप्स क्रिप्स यानी सिक्स, सिक्स नहीं आएगा। क्रिप्स में सिक्स है और सिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली वुड बी कन्वेंट टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, ऐसा कहा गया था क्रिप्स मिशन में। यानी कि युद्ध के बाद एक नया संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, ऐसा होगा, ऐसा कहा था। ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। और प्रोविंस कुड चूज नॉट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन एंड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत पहले से करते आ रहे थे अंग्रेज, ये भाई सब प्रांत अगर अलग होना चाहें तो अलग हो जाए, ये टुकड़े जितना करना चाहते थे, इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाए, ये करना चाहते थे। तो वो जो महाराजा है, राजा महाराजा हैं, प्रिंस है, जो राजकुमार है, उनको तो यही बात बोलेंगे कि भाई साहब हम छोड़ के जा रहे हैं देश, आपको अगर अपना राज संभालना तो संभाल लो, यानी कि कल जो है फिर गड़बड़ होगी मामला, फिर हम आएंगे इनको बचाने और फिर गुलाम बना लेंगे, उनका मकसद तो यही था। यानी कि ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स ड्यूरिंग द वॉर, तो युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटिश के हाथों में रहेगी। उस समय पर क्रिप्स मिशन ने यही कहा था, ठीक, कि हमको कुछ लोगों को ले जाने दो, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उसमें ये बात कहा था कि युद्ध के दौरान, अगर युद्ध के दौरान भारत की रक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी होगी, तो वो ब्रिटिश के हाथों में रहेगी, ये वाली बात कही थी, क्योंकि हम कॉलोनी उनकी थी, कॉलोनी उनके थे, तो रक्षा कौन करेगा, वही करेंगे जो लोगों ने हमको गुलाम बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द देसाई लियाकत पैक्ट इज, देसाई लियाकत पैक्ट इज करेक्ट, है ना। तो देसाई लियाकत समझौते 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, देसाई लियाकत कथन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देसाई लियाकत पैक्ट है क्या, देसाई लियाकत पैक्ट है क्या, ठीक है। तो देसाई लियाकत पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि एक भूलाबाई देसाई थे जो कि कांग्रेस से थे, भूलाबाई देसाई, भूलाबाई देसाई जो कि कांग्रेस से थे, भूलाबाई देसाई कांग्रेस से थे, ठीक है। समझ में आ रहा है इस चीज को, ठीक है, हाँ। और एक लियाकत थे, और कौन थे, एक लियाकत थे, लियाकत, जो लियाकत अली खान जिसे बोलते हैं, लियाकत अली खान, ये कहाँ से थे, ये जो थे लियाकत अली खान, वो मुस्लिम लीग के संबंध रखते थे, और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, दी पैक्ट प्रपोज 20% रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी इस समझौते में केंद्रीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटों के प्रस्ताव की गई थी। हाँ, ये वाली बात कही गई थी। अ फाइनल सेटलमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग थ्रू दिस पैक्ट, इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतिम समझौता हुआ था। अंतिम समझौता होता तो भाई साहब ये डायरेक्ट एक्शन डे जैसी चीजें होती ही क्यों, तो ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, पहला सही है, ओनली वन इज करेक्ट। 68 क्वेश्चन नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भक्ति मूवमेंट के बारे में क्या है कि इट रिजेक्टेड एलोबरेट रिचुअल एंड सेरेमनीज इन फेवर ऑफ पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, यानी इसने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के पक्ष में विस्तृत अनुष्ठानों और समारोह को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, यही हुआ था भक्ति मूवमेंट में, यही कहा था कि भाई साहब गॉड को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये थर्ड हैंड की क्या जरूरत, यानी ब्राह्मण की क्या जरूरत, ये वाली बात कही गई थी उसमें, ये वाली बात सही है। सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यानी कि संत होते हैं भक्ति आंदोलन के, तो सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट यूज्ड संस्कृत एक्सक्लूसिवली टू स्प्रेड देयर टीचिंग अमंग द मासेस। देखो भाई, भक्ति मूवमेंट बहुत लास्ट में आ रहा है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट बहुत बाद में आ रहा है, तो भाई संस्कृत लैंग्वेज ही क्यों इस्तेमाल करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो वो तो संस्कृत पहले से ही है, तो क्यों इस्तेमाल करेंगे संस्कृत को, तो ये वाला गलत हो गया, पहला सही हो गया, ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं, 69 69 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ध्रुपद म्यूजिक, ध्रुपद 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 म्यूजिक के बारे में पूछ रहा है, ध्रुपद संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्रुपद के जो भी हैं ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो पढ़िए इसको, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इट स्टार्ट विद एन अलाप विच इज संग विदाउट वर्ड, ऐसा होता है क्या, करेक्ट बताना है ना, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो करेक्ट बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा तीनों सही है, सही है। तो इट स्टार्ट विद एन अलाप विच इज संग विदाउट वर्ड, हाँ बिल्कुल सही है, विदाउट वर्ड गाया जाता है, ऐसा अलाप है कि विदाउट वर्ड गाया जाता है ध्रुपद म्यूजिक में। इट इज एसेंशियल अ पोएट्रिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक द स्पिरिचुअल थीम, तो हाँ ऐसा भी सही है। इट यूज संस्कृत सिलेबस एंड हैज इट्स ओरिजिन इन टेम्पल रिचुअल,
तो इसका जो सिलेबस है संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, मंदिर अनुष्ठानों से हुई है, ठीक है। ध्रुपद म्यूजिक की जो ओरिजिन है यानी कि जिसका जन्म जो है वो मंदिर अनुष्ठान से हुआ है। कहाँ से, मंदिर अनुष्ठान से। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस कहाँ होता होगा भाई, मणिपुरी में होता होगा, सिंपल बात है। और मणिपुरी में के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, मणिपुरी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है। इट अवॉइड ओवर सेंसुअलिटी, यानी ये प्रत्यक्ष कामुकता से बचता है। हाँ अच्छी बात है, बचता ही होगा। इट इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ बोथ तांडव एंड लस स्टाइल, इसमें तांडव और लास दोनों शैलियों के तत्व शामिल हैं, ये दोनों ही सही हैं। दी मृदंगम इज द प्राइमरी परक्यूशन सॉरी क्या बोल रहा हूँ। दी मृदंगम इज द प्राइमरी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दी परफॉर्मेंस, यानी मृदंगम इसके प्रदर्शन में उपयुक्त होने वाला प्राथमिक तालबद्ध है, ठीक है। द डांस फोकस ऑन स्लो ग्रेसफुल हैंड एंड नी मूवमेंट, ये हो सकता है मणिपुरी डांस में स्लो हो, ग्रेसफुल हो, ऐसे हैंड हो। सी इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिला मृदगम इज द प्राइमरी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इट्स परफॉर्मेंस, यानी मृदगम इसके प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक तालवाद्य, क्यों कोई और नहीं हो सकता क्या। क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, उसके बारे में करेक्ट है, ये पूछ रहा है। द प्लान रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर फुल फ्लैज पाकिस्तान, तो जो प्लान था उसने किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा बोल रहा है। ऐसा हुआ था क्या कि मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया हो, मेरे ख्याल से हाँ हुआ था, तभी तो पाकिस्तान बना था। 1946 से जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसका जो है रिजेक्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और वो मांगते थे पाकिस्तान की, हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, क्या चाहिए, पाकिस्तान। ये वाली बात सही है। इट प्रपोज्ड ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टेंस प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन, इसने मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को 3 भागों में समूहित करने का प्रस्ताव रखा था, तो अच्छी बात है, ये भी करा था। और अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछा तो करेक्ट ही है, तो करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 72 है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आर करेक्ट, है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला देखिए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडियन एंड पाकिस्तान, ये बात सही है। 1947 का एक्ट आता है, इसी एक्ट के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी होती है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाता है। ईच डोमिनियन was to have its own governor general until a new constitution was framed, तो प्रत्येक डोमिनियन को नया संविधान तैयार होने तक अपना गवर्नर जनरल रखना था। तो ध्यान रखिएगा, ये वाले बात भी सही है। तो गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, इंडिया का कौन था, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है, द एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर टू बी कंटिन्यूड, यानी विद्यमान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को जारी रखा जाना था। तो एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एग्जिस्टेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों चीजें खत्म कर दी गई थी, ये तीनों चीजें खत्म कर दी गई थी। तो ये तो तीन चीजें रही नहीं थी, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ स्टेट था या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसको खत्म कर दिया गया था। तो ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट, वन इज वही असर्शन रीजन है, यानी अवकथन और कारण कारण दे रखे हैं। तो बताइए, राजा सिम्हा, है ना, जिसे राज सिम्हा बोल दो या फिर राज सिंह बोल दो, तो राज सिंह earned the epithet of पल्लवा भंजन, यानी कि राज सिंह ने पल्लव भंजन की उपाधि प्राप्त की थी। पहला बात सही है क्या, राजसिम्हा ने ये पल्लव भंजन की उपाधि ली थी क्या। दूसरा देखिए, he defeated the पल्लवास एंड एक्सपेंडेड द पांड्या एम्पायर, तो
और राजसिम्हा की बात अगर कही जाए तो जो राज सिंह बोले या फिर राजसिम्हा बोले, तो राजसिम्हा को बोलते हैं पल्लव भंजना। रियल पल्लव भंजन क्यों बोलते हैं? पल्लवों का इन्होंने भंजन किया था, यानी पल्लवों को हराया था। तो ये दोनों बातें सही हैं। राजसिम्हा earned the epithet of पल्लव भंजना बिकॉज ही रिपीटेड द पल्लवा एंड एक्सपेंडेड द पांड्या एम्पायर। या फिर बोल सकते हैं राज सिंह ने पल्लव भंजन को उपाधि प्राप्त की थी क्योंकि उसने पल्लवों को हराया और पांड्य साम्राज्य को विस्तार किया था। तो यानी कि दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 देखिए। ओके 74 में देखिए, गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। यानी असर्शन रीजन दे रखा है, अविकथन कारण तो इसमें बताना है आपको। अब देखिए भाई, प्रतिहारा आर नोन फॉर देयर कार्ड पैनल्स एंड द ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल। यानी जो प्रतिहारा हैं वो अपने नक्काशीदार पैनलों और खुले मंडप शैली के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। नक्काशीदार पैनल और खुले मंडप शैली, है ना, इसकी बात कर रहा है। और दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द हरिश्चंद्र इन साउथ वेस्टर्न राजस्थान। इस राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, वो भी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। तो बताइए क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या? तो देखिए, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि अगर यहाँ पर देखिए जो प्रतिहारा है ना, उनको कार्व पैनल एंड दी ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल के लिए जाना जाता है। तो ये वाली बात सही है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेम्पल बनवाए भी थे, जो मंडप शैली थी या फिर मंदिर को निर्माण कराया था, तो इसलिए तो जाने जाते थे प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहारा, प्रतिहारा, ठीक। प्रतिहारा मिलते कहाँ पे थे? प्रतिहारा अगर आप मैप मैप देखो तो प्रतिहारा ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर थे प्रतिहारा। तो प्रतिहारा जो थे वो कार्ड पैनल और ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल बनाते थे। तो ये वाली बात सही है। और जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी थी ये वेस्टर्न राजस्थान में, ये फाउंड करी थी वेस्टर्न राजस्थान में। तो ये डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो ये हरिश्चंद्र ही थी, ठीक है। हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने डायनेस्टी फाउंड भी करी थी, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से नहीं जाननी पड़ेगी। करके देख लो, बिकॉज लगा के देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है बोलने में तो सही है, नहीं तो नहीं। कोई रीजन हो सकता है ऐसा क्या उन्होंने कहा हरिश्चंद्र ने फाउंड की इसलिए वो लोग ऐसी जो है मंडप शैली का निर्माण करते थे, ऐसी मंडप शैली थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इनकी यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 75 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज आर करेक्ट। देखो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात कर रहा है कि 1833 का चार्टर एक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि वो पीक था। पीक मतलब पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकृत था। इसमें जो भी काम कर सकता था, यानी केंद्रीकृत, यानी सेंटर की तरफ जो भी कर सकता था वो वो किया है। यानी कि जितने भी एक्ट आ रहे हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 तक सारी चीजें सेंट्रलाइज रहेंगी, और 1833 से बाद में डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो ये 1833 पीक बोल सकते हैं, क्या पीक। तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए, द एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इन टी एंड इन टी। तो इस एक्ट ने क्या ऐसा किया था? बिल्कुल किया था, यानी एंड करता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, और चाइना के साथ में भी एंड कर दी थी। 1813 वाले एक्ट में क्या था? उसने सिर्फ ये बैन किया था टी की ट्रेड हो सकती है और चाइना के साथ में ट्रेड हो सकती है, और बाकी सब एंड कर दी। लेकिन 1833 में ये भी दोनों ही एंड कर दी, ठीक है। ये वाली बात सही है। The act placed Bengal, Madras, Bombay, and all other British Indian territories under the complete control of the Governor General of India। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपने इतना तो एक्ट पढ़ रखा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। वही असर्शन रीजन यानी अवकथन और कारण दे रखे हैं, पढ़िए। अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका के बारे में बोल रहा है कि टर्न ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई। ऐसा तो हुआ था, ऐसा हुआ था, यानी ऐसा हुआ तो था, ठीक है। और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस। यानी 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किस गवर्नर जनरल के समय पे आता है? लिटन के समय पे आता है, आई थिंक, ठीक है। लिटन के समय पे आता है, और उसी समय इसी कारणवश जो अमृत बाजार पत्रिका है, फिर रातों रात इनको इंग्लिश में न्यूज़पेपर को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंग्लिश में
न्यूज़पेपर को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस लॉ की कुछ पॉलिसी थी, ऐसी ही पॉलिसी थी, ठीक है। क्यों? अब जनरली ये और सारी लैंग्वेज में तो अप्लाई हुआ करता था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर न्यूज़पेपर है तो उस पे ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ करता था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए दोनों यानी कथन कारण दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी, ठीक, इसी के कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ही ये जो है इंग्लिश में रातों रात बदल दिया गया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितने बचे हमारे पास में? 76 हो गया ना, 76 हो गया डिस्कस, 76। अब हम 78 की बात करते हैं, सॉरी 77 की बात करते हैं। गिवन below there are two statement, one is labeled assertion, वही assertion रीजन बताइए। अलीगढ़ मूवमेंट वाज इमर्ज एज लिबरल यानी अलीगढ़ आंदोलन एक उदारवादी आंदोलन के रूप में उभरा था, ऐसा है क्या? और नेक्स्ट है कि इट एम्ड एट स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम, यानी कि इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था, आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये सर सैयद अहमद खान द्वारा ये लाया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान द्वारा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद, हाँ, तो 19वीं सेंचुरी की बात है, उस समय पे लेकर आए थे इस मूवमेंट को, और इसने एम किया था कि स्प्रेड करना था मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि तुम लोग क्या इसी दुनिया में लगे पड़े हो, तुम्हें फारसी अभी भी फारसी तुम चाह रहे हो कि फारसी पढ़े, है ना, फारसी पढ़ें, है ना, उर्दू पढ़ें। उस समय फारसी ही ज़्यादा थी कि फारसी पढ़ रहे हो, जबकि अब ये लैंग्वेज जो है इर्रेलेवेंट हो गई है ये लैंग्वेज। तो क्यों ही फालतू में इस लैंग्वेज के पीछे पड़े हो, तुम जो है मॉडर्न लैंग्वेज लो, मॉडर्न एजुकेशन लो, इंग्लिश पढ़ो। तो इनका कुल मिला कहने का अर्थ यही था, वो कहते थे कि हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं अपने अपने उसी पोस्टों पे हैं, और तुम लोग आज भी ऐसे ही इधर उधर का रोजगार कर रहे हो। तो ये वाली बातें कही थी उस समय पर। तो इट एम्ड द स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम, अलीगढ़ मूवमेंट वाज इमर्ज्ड एज अ लिबरल। तो दोनों ही बात सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर है। 78 देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोपला रिवॉल्ट। मोपिला मोपिला रिवॉल्ट, मोपिला बोल दो या मोपिला बोल दो, बात एक ही है। मोपिला रिवॉल्ट 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। अब वो तो आंसर में दे ही रखा है, इसमें बताने में क्या है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड था, तो इसके ऑप्शन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। और मोपला रिवॉल्ट हुआ कहाँ था ये बताइएगा, मोपला रिवॉल्ट हुआ कहाँ था, ठीक है। तो देखो मोपला रिवॉल्ट जो है ये एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो ये हिंदू के अगेंस्ट हुआ था, हिंदू के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लोगों का रिवॉल्ट है और हिंदुओं का अगेंस्ट हुआ था, या फिर बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, द रिवॉल्ट वाज रूटेड इन एग्रीगेरियन ग्रीवांसेस सच एज हाई रेंट एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यह विद्रोह कृषि से जुड़ी शिकायतों जैसे उच्च लगान और भूमि की सुरक्षा के अभाव पर आधारित था। पहले ही स्टेटमेंट दिख गया हमको, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए सॉरी ए तो है ही। दूसरा देखिए, द कम्युनल टर्न ऑफ द रिबेलियन लेड टू द आइसोलेशन ऑफ द मोबिलाइज फ्रॉम द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विद्रोह के सांप्रदायिक मोड़ के कारण मोपला लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन के अलग थलग पड़ गए थे। तो देखो सिंपल सी बात है, जब कोई किसी के द्वारा सताया जा रहा है तो भाई क्यों ही वो सब हिंदू लोगों का साथ देगा। अगर मान के चलो मुस्लिम लोगों को शायद लैंडलॉर्ड ने उस समय पे सताया होगा, इसलिए तो ये रिवॉल्ट हुआ। तो इस ये जब रिवॉल्ट हुआ है तो वो लोग क्यों ही नॉन एनसीएम का साथ देंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ देंगे, खिलाफत मूवमेंट का साथ देंगे। तो ये एक साथ नहीं हुए थे, ये आइसोलेशन में चले गए थे मोपुला। तो ये पहला दूसरा तो सही है। ये थर्ड देखते हैं, दी मोपुला वर मोस्टली हिंदू टेनेट रिवोल्टिंग अगेंस्ट मुस्लिम लैंडलॉर्ड इन दी मालाबार रीजन। जो गलत है, एक्चुअल में मुस्लिम टेनेट थे और हिंदू लैंडलॉर्ड थे ना। तो ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 79। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में देखिए, पढ़िए सारे के सारे, तो बताइए फिर बाद में, है ना। देखिए, द एक्ट रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशन। हाँ, ऐसा हुआ था। इस एक्ट के तहत जो ट्रेड यूनियन है उनको लीगल एसोसिएशन माना गया था, कि ट्रेड जो व्यापार के संगठन है उनको एक एसोसिएशन मांगा गया था, एक लीगल एसोसिएशन माना गया था, लीगल एसोसिएशन माना गया था। ये वाली बात सही है। द एक्ट प्रोवाइडेड ट्रेड यूनियन इम्यूनिटी फ्रॉम बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन
फॉर लेजिटिमेट एक्टिविटीज, ये वाली बात भी सही है। और द एक्ट इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन, ये वाली बात भी सही है। यानी कि अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघ के रूप में मान्यता दी। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को वैध गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मुकदमों से प्रतिरक्षा प्रदान की। और इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियन की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ठीक है, तीनों ही बातें सही हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर दी सॉरी, ये इवेंट और ब्रिटिश ऑफिशियल दे रखे हैं। किस इवेंट के समय पे कौन सा ऑफिशियल था, ब्रिटिश अधिकारी कौन था, ये पूछा गया था। बेलोर म्यूटनी है, ट्रीटी ऑफ सगौली है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। तो इनकी बतानी है। अगर आप मेरे ख्याल से एक भी छांट पाए तो मेरे ख्याल से आंसर निकल जाएगा, है ना। तो आंसर निकल जाएगा। ओके, तो देखिए क्या आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं पकड़ रहा हूँ डी, पकड़ो, है ना। अगर तूने डी पकड़ लिया तो मेरे ख्याल से आंसर निकल जाना चाहिए, है ना। और डी तो हर किसी को पता होता है यार, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था यार। ये तीनों तो हट गए, ये बचा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। ये ट्रीटी ऑफ सगौली जो है, ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि नेपाल के एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था ना, तो वहां होती है ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ट्रीटी ऑफ सगौली कहाँ होती है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे होती है ट्रीटी ऑफ सगौली, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे, ठीक है। ध्यान रखना, देखो एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। जो ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो होती है 1816 में, 1816 में होती है लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे, ठीक है, ठीक है। और जो बेलोर म्यूटनी है, बेलोर म्यूटनी है, ये जॉर्ज वर्ला के समय पे होती है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनती है वॉरेन हेस्टिंग्स से, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे, ठीक है। तो ये थर्ड बी वन, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया। इंडो ग्रीक रूल के बारे में पूछ रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो यूनानी द्वारा जारी किए गए थे। देखो आपको पता होगा, एक स्टेटमेंट, एक आपको एक चीज मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। वो ये है कि इंडो ग्रीक ने फर्स्ट टाइम इशू करे थे गोल्ड कॉइन, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं। सातवाहन ने कौन से करे थे फिर, सातवाहन ने करे थे, सातवाहन ने करे थे शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, ठीक है, सातवाहन ने। और इंडो ग्रीक ने फर्स्ट टाइम गोल्ड के कॉइन जारी किए थे। और ये जो गोल्ड के कॉइन है जो जारी करेगा कुषाण भी, कुषाण भी जारी करेंगे। कुषाण जो जारी करेगा ये सबसे प्योरेस्ट कॉइन होंगे, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन होंगे। लेकिन गुप्ता एज को हम गोल्डन एज बोलते हैं। वहां पर मैक्सिमम गोल्ड कॉइन जारी होते हैं, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन जारी होते हैं गुप्ता एज के समय पे। जो गोल्ड कॉइन है ना, इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। क्या आती है, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। गुप्ता एज के समय पे वो प्योर नहीं रहते हैं। कॉइन बहुत सारे कर दिए उन लोगों ने, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है वो हटा दी, प्योरिटी हटा दी, ठीक है। उसमें कुछ और अलॉय मिलाए जाने लगे थे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। दे इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नेंशिप, ये बात सही है। इन दोनों ही सही है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सातवाहना। सातवाहना के बारे में आ ही गया क्वेश्चन, अभी सातवाहन के बारे में बताया गया। दे बिलीव्ड इन हीनयान बुद्धिज्म। देखो सातवाहना हीनयान बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। और अगला बोल रहा है दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनाबाद संस्कृत। संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ से हो जाएगी यार, सतवाहना कब के हैं और संस्कृत लैंग्वेज तो बहुत पीछे छूट चुकी है, ठीक है। इवन दो बुद्धिज्म में भी संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, इस तरह से लैंग्वेज कन्वर्ट मतलब चेंज होती रही। तो दे बिलीव्ड इन हीनयान बुद्धिज्म, बिल्कुल हीनयान बुद्धिज्म में बिलीव करते थे वो, महायान में बिलीव नहीं करते थे, हीनयान में करते थे, ठीक है। दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनाबाद और संस्कृत, ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, सॉरी दूसरा गलत, दूसरा गलत। ओनली 3 या 1 एंड 3 में हो सकता है। 1 तो मैंने करेक्ट बोल ही दिया, तो 1 एंड 3 यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पढ़ना चाहो तो पढ़ दो, पढ़ना तो चाहे है, हम लोग तो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में सोल्व करते तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। गाथा सतसई का श्रेय हाल नामक सातवाहन राजा को दिया जाता है, यानी गाथा सई एट्रीब्यूटेड टू अ सातवाहन किंग कॉल्ड हाला। तो हाला नाम का राजा था, हाल नामक राजा था, सातवाहन राजा, उसको दिया जाता है कि गाथा सती के श्रेय। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 and 3 is the correct option. 1 and 3 is the correct option. Okay. Moving to the next question. 83rd question. Which of the following where Congress annual session is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई साहब। अब यहाँ पर देखिए 1885 में कांग्रेस बनती है, 1885 में कांग्रेस बनती है। उस समय पर
प्रेसिडेंसी कौन करता है? WC बनर्जी। कौन करता है? WC बनर्जी। और 1916 का AC मजूमदारी करते हैं, और AC मजूमदार करते हैं, जो कि कहाँ पर होता है? ये लखनऊ में होता है। ये लखनऊ में होता है, ये बॉम्बे में होता है। ठीक है। 1927 का बोल रहा है मोहम्मद अली अंसारी। मोहम्मद अली अंसारी। तो मोहम्मद अली अंसारी आई थी, मोहम्मद ए अंसारी लिख रखा है, अली अंसारी ही आई थी। तो 1927 में जो है ये करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। और ये होता कहाँ है 1927 का सेशन? ये होता है मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में होता है। और 1924 का जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है, जबकि 1924 का सबको पता है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। कुछ भी नहीं पता तो होता, ये तो पता होता। ये होता बेलग्राम में। कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था सेशन। और किसने कहा? कौन प्रेसिडेंसी कर रहा था? गांधी। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये बेलग्राम सेशन बोलते हैं इसको 1924 को। तो ये तो सबको याद होता है 1924 वाला। ठीक। एक सुभाष चंद्र बोस वाला याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का याद कर लीजिए, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो मुस्लिम बना है, ठीक, उसको याद कर लीजिए। फर्स्ट जो जॉर्ज यूल बना है, जॉर्ज यूल, उसको याद कर लीजिए। तो ये 4-5 याद। और कांग्रेस एनी बेसेंट कब बनी है, सरोजिनी नायडू कब बनी है, ये 4-5 चीजें याद देख लीजिए। बाकी सूरत स्प्लिट हुआ तब कौन था, तो ये मेजर मेजर चीजें हैं जिनको याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। देखिए ये बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्यों टफ होगा? क्योंकि अगर मान के चलिए अब आपने नहीं पढ़े हैं, याद नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन करना नॉट एन इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया जाए। तो संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी, ये पत्रिका है, ये 1821 में आई थी। कब आई थी? 1821 में। कौन लेकर आया था? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। 1821, 1821। सोम प्रकाश की पूछी जाए आपसे, सोम प्रकाश आई थी 1858, 1858, 1858 या 1821 में है। अमृता बाजार पत्रिका है एक। ठीक है, एक है केसारी। तो केसारी तो 1881 में आती है, 1881 में आती है, ये 1858 में आती है, ये 1858 में आती है। और बची कौन सी हमारे पास में? अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका। तो अमृता बाजार पत्रिका है वो 1868 में आती है, 1868 में आती है। तो मैं एक बार लिख दूं सारे, क्योंकि इस तरह से लगाना मुश्किल हो जाएगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा 1868। ठीक है। और हमारे पास में बची कौन सी? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी 1821, 1821। और सोम प्रकाश 1858, 1858। एंड केसारी 1881, 1881 को लगा लीजिए। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 ये। ठीक है, 1 2 3 4 ये। क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी लाइंस एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एक्सेप्टेंस। मतलब कैसे कैसे एक्सेप्ट किया गया था सब्सिडियरी लाइंस को। तो अब इसमें इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, आप जानते ही हैं इसको। ठीक है, लास्ट पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लास्ट पकड़ लीजिए, है ना। तो मैसूर ने कब किया था? टीपू सुल्तान जब मर गए थे ना, टीपू सुल्तान कब मर गए थे? मैसूर 1919 में। मैंने शायद पहले बताया था, 1799, 1799, 1799 में मरे गए थे। यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, उसी समय पे डेथ हो गई थी, है ना। फिर मैंने क्या बताया था, उसी समय थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हुई थी? सेरिंगापट्टनम, 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 सेरिंगापट्टनम। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तंजौर का कब एक्सेप्ट करता है सब्सिडी रिलायंस को? तंजौर का भी 1799 में ही करता है। ठीक है, 1799 में ही करता है तंजौर का भी, 1799 में ही करता है। और मैसूर का 1799 में ही करता है। और अवध जो करता है वो करता है 1801 में, 1801 में, 1801। ठीक है। और 1801 में ही सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है, उसी समय पे पेशवा भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हो, इसमें थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए थी, है ना। ये 1801 है, ये 1801 है, ये ये 1799 है, 1799, ये भी 1799 है। अब इसमें चाहिए एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो आप जो है नहीं कर पाओगे। तो रूल ऑफ तंजौर, रूल ऑफ मैसूर जो है, मैसूर की पहले से चलती आ रही है लड़ाई ना, तो ये एक्चुअल में मई 1799 था, मई 1799। अब इसमें तो मुझे भी देखना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि ये जो है, अब करेक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता है कि करेक्ट डेट कब थी। ठीक है, मैं यूपीएससी का हूँ तो यार मुझे भी थोड़ी सी डेट तो याद नहीं है इतनी, तो मुझे देखना पड़ेगा यार। 85।
हालांकि ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं यार, इतना डेट में कैसे दे देगा, और इतना डेट में दे भी देगा तो आप अकेले नहीं होगा जिसका गलत होगा, हर लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 बोल रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4-3-1-2 यही है। 85 बी, हाँ 4-3-1-2। 86 देखते हैं। गिवन ग्लो टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन 1867 बाय महादेवन एम जी रानाडे, जिसे बोलते हैं एम जी रानाडे द्वारा 1867 में फाउंड की गई थी सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा यानी पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बोल रहे हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में ही फाउंड की गई थी। किसने की थी? एम जी रानाडे ने की थी, ठीक है, एम जी रानाडे ने की थी। तो ये बात ध्यान रखना, ये वाली बात सही है। इट्स मेन एम वाज टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। हाँ, इसका यही एम था कि जो गवर्नमेंट है और जो है पीपल है, इन लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करे, एक ब्रिज का काम करे। यानी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी, जो कि एम जी रनाडे ने की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करना था। ये वाली बातें बिल्कुल ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो मेरे कौन सा हो सकता है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये मेरे को दिख रहा है सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 87 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब क्या है? मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो आर्मी वाला रूल होता है ना, उग्र राष्ट्रवाद जिसे बोलते हैं, उग्र राष्ट्रवाद है ना, गर्म पत्ती वाला राष्ट्रवाद, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट है कौन कौन से? रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये कह रहा है ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति की मान्यता ने उग्रवाद के राष्ट्रवाद ने सॉरी ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति की मान्यता ने उग्र राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया था। तो प्रकृति थी ना ब्रिटिश की प्रकृति थी ना, वो यार ऐसी थी कि जिससे उग्र राष्ट्रवाद आया ही। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस like the rise of Japan and revolutionary movement in Ireland inspired Indian nationalist and जापान के उदय और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। ये वाली बात भी सही है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी। यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, और हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बैठे पड़े हैं हाथ पे हाथ रख के, ऐसे तो ये लोग हमारा लूट के ले जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये क्यों आया था मिलिटेंट नेशनलिज्म? इसका अगर मैं बहुत सारे ओवरव्यू देना चाहूँ आपको। अच्छा, ये देखो, थर्ड ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। सेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट गेव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मिलिटेंट नेशनलिज्म। यानी उग्र उदारवादियों की उपलब्धियों से संतुष्टि ने उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। भाई साहब, उदारवादियों की उपलब्धि में संतुष्टि अगर हो ही जाती तो उग्रवाद क्यों आता? अगर उदारवादी से ही मान के चलिए आजादी मिल ही जाती, सिर्फ उसी से ही, तो उग्र राष्ट्रवाद क्यों आता? तो ये वाली तो तीसरे तो इनकरेक्ट ही है, तीसरा इनकरेक्ट। तो केवल एक और दो दो बचे, यानी 50-50 में तो आप ऐसे ही पहुंच जाते अगर नहीं भी पता होता कुछ तो। ठीक है, हालांकि 1 and 2 ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब मैं थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। ये और सारे रीजन क्या थे? तो ये क्या थे, जो एक रिएक्शनरी पॉलिसी आई थी किसकी? करजन की। ठीक है, करजन की, जो बंगाल स्प्लिट किया था, इसके कारण भी बहुत सारा हुआ था। ठीक है, और एजुकेशन आई थी। हाँ, ये बात अजीब लगेगी, लेकिन एजुकेशन के कारण भी ये उग्र राष्ट्रवाद आया था। यानी कि लोग बाहर पढ़ पढ़ कर आए थे, तो बाहर पढ़कर वो लोग जाने लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है ना, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, ये सारे वर्ड जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस की क्रांति से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। यहाँ फ्रांस की क्रांति में ऐसी चीजें हो रही हैं और हम लोग ऐसे से आजादी ली जाती है। तो ये चीज उस समय पर सीख रहे थे। उस समय जब सीखा उन्होंने और सीख के पता चला, तब जो उन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द annulment ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, बंगाल स्प्लिट हुआ था 1905 में, और स्वदेशी मूवमेंट इसके बाद लॉन्च किया था। 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है, तो अब बंगाल के पार्टीशन को अनल कर दिया गया था 1911 में। 1911 तो अनलमेंट वाज मेनली एम्ड एट कर्बिंग द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म इन बंगाल। यानी इस निरस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय को रोकना था। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस समय पर बंगाल में बहुत ज्यादा ही टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था। तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 टू प्लीज द मुस्लिम बाई लिंकिंग इट टू दियर हिस्टोरिकल लेगेसी। यानी मुसलमानों को उनकी ऐतिहासिक विरासत से जुड़कर उन्हें खुश करने के लिए 1911 की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि दिल्ली ऐतिहासिक है, कैसे ऐतिहासिक, क्योंकि मुगल साम्राज्य वहीं पर रहते थे। ठीक है, तो ये स्थानांतरित हो गए थे। ये दोनों बात सही है। बंगाल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड असम एंड बिहार एज अ मूव टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक कदम के रूप में बंगाल का विस्तार कर इसमें असम और बिहार को भी शामिल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहला दूसरा सही है। फालतू को जबरदस्ती स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है वो। कितने बचे? 97। ओके ओके ओके। अच्छा, ये कैसे हो गया? यहाँ तक तो मैं आया ही नहीं था। कितना हो गया? 88 हो गया ना। 89 पढ़ लेते हैं। Given below, there are two statements, one is labeled as assertion and other as reason. Ranjit Singh proved to be an efficient administrator. तो रंजीत सिंह एक कुशल प्रशासनिक यानी प्रशासक साबित हुए। तो रंजीत सिंह एक कुशल प्रशासक साबित हुए, ये पूछ रहा है। He greatly modernized his army with the help of Europeans. अब ये आप जो है देखिएगा इस आंसर को। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं, रंजीत सिंह एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे। ठीक है, अगर देखिए, अगर इंडियन की बात कर रहा है ना, मतलब मुगल की भी नहीं बात कर रहा करे, बस इंडियन की बात करे, चाहे हिंदू हो, है ना, चाहे पंजाबी हो, सिख हो, मराठा हो, कोई भी हो, तो उसके बारे में अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट की बात कही जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट सही ही होता है। तो रंजीत सिंह प्रूव टू बी एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल बात सही है। और ही ग्रेटली मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी आर्मी थी इसको मॉडर्नाइज किया था ब्रिटिश की हेल्प से। ठीक है, तो ये दोनों बात सही है। और कारण कहीं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो एक कुशल प्रशासक इसलिए साबित हुए कि उन्होंने यूरोपीय लोगों की मदद से अपनी सेना को काफी आधुनिकीकरण किया था। ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा दोनों सही तो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रही मुझे। एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रही। 89 का डी करेक्ट हो जाएगा फिर। 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, वर्क और ऑथर दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। किताबुल हिंद, शाहनामा, ये सब है। ताजुल मसीर और तारीख फिरोज शाही और किताबुल हिंद और शाहनामा, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें देखो, शाहनामा जो है ना, शाहनामा ये मैच नहीं है। इन्हें करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, ये मैच नहीं है। शाहनामा उत्वी ये नहीं है। ये किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, और ताज उल मिसर, ताज उल मासिर ये हसन निजामी ने लिखी है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये शाहनामा उत्वी ने नहीं लिखी है। तो शाहनामा लिखी किसने है, ये आपको बताना है। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी है, ये आपको बताना है। बढ़े आगे। ठीक है, 91 देखिए। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर रीजन। असर्शन रीजन दे रखे हैं, पढ़िए। वॉरेन हेस्टिंग्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो रिंग फेंस की जो पॉलिसी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने फॉलो फॉलो करी थी। तो 1773 से लेकर 1785 है, उस समय पर रिंग फेंस पॉलिसी आती है, और वॉरेन हेस्टिंग्स भी उसी समय पर रहा है। तो ये वाली बात सही है। ही एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंस द कंपनीज फ्रंटियर, ऐसी बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, ये वाली बात भी सही है, इन दोनों बातें सही हैं। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिंग फेंस पॉलिसी एक्चुअल में आई इसलिए थी कि बाहर चारों तरफ क्या है, एक एक सर्कल बना दिया गया। सर्कल बनाने का मतलब वहां पर और बीच में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ सर्कल बना दिया है, सर्कल बना दिया, और वहां पर सेना सेना लगा दी हो, यानी कि बफर स्टेट लगाना, बफर स्टेट बनाना। कि अगर मान के चलो कोई भी आएगा अटैक करेगा, पहले यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ पे लड़ाई होगी, उसके बाद में यहाँ पर अटैक कर पाएगा। तो ये चीजें हुई थी उस समय पर। तो ये दोनों ही रीजन सही भी हैं, और सॉरी असर रीजन दोनों सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। पढ़ के देख लीजिए चाहे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, क्योंकि उनका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। ठीक, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 92 देख लेते हैं। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज labeled as assertion and other as reason, बताना है। Subsidiary alliance system was used by Lord Wellesley to build an empire in India। तो subsidiary alliance के बारे में बात की जाए तो subsidiary alliance लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी वेलेस्ली ने इस्तेमाल किया था, या फिर वेलेस्ली लेकर आया था, ये वाली बात सही है। The Indian ruler do not
could not employ an European in his service without the prior consultation with the company। यानी भारतीय साझा कंपनी के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। तो ये वाली बात देखिए, जो अगर मैं बात करूं तो इंडियन रूलर एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे यूरोपियन को इन सर्विस, अपने सर्विस में, विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द कंपनी। ये वाली बात भी सही है, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि इसीलिए ही वो सब्सिडरी लाइन्स लेकर आएगा क्योंकि भाई साहब तो हमारे इंसान को जो है एम्प्लॉय नहीं कर रहे हमारी बिना परमिशन के। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। तो वो दोनों सही तो हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कौन सा हो सकता है? डी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 93 देखते हैं, विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो द उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन refer to his Digvijay. Fayan, the famous Chinese traveler, visited India during his reign. He had 9 famous scholars in his court. तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पूछ रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये तीनों ही बातें सही हैं, यानी कि उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन उसकी दिग्विजय को दिखाता है, उदयगिरी गुफा शिलालेखों में उनके दिग्विजय का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। फायान एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर था, नाम भी फायान चाइनीज है, तो ये प्रसिद्ध चीनी यात्री था, इसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये वाली बात सही है। ही हैड 9 फेमस स्कॉलर इन हिज कोर्ट, यानी उसके दरबार 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, ये वाली बात सही है। तो दो तीनों सही हैं, ठीक है। 94 देखिए, असरसम रीजन इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव। एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश करी गई थी एमजी रनाडे द्वारा। कब करी गई थी? 2 साल बाद। 2 साल बाद किसके? 2 साल बाद करी गई थी क्या नाम था उसका? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी 1885 में आईएनसी आई। तो 1887 में एमजी रनाडे ने ये स्टैब्लिश की थी। आपको पता होना ही चाहिए एमजी रनाडे एक फाउंडिंग मेंबर थे 1885 की आईएनसी के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमजी रनाडे फाउंडिंग फादर थे। तो वो अलग से करना चाहते थे सोसाइटी के लिए, तो इसलिए उन्होंने 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश करी है। तो ये वाली बात सही है। इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो ये प्लेज मूवमेंट इंस्टॉल करते हैं ये शुरुआत, तो ये वाली बात भी सही है। ये बाल विवाह के खिलाफ थे एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे किसके गुरु रहे हैं आपको बताना है। तो एमजी रनाडे रहे हैं गुरु किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु हैं? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी किसके पॉलिटिकल गुरु हैं? जवाहरलाल नेहरू के। तो जवाहरलाल नेहरू के गुरु महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गुरु एमजी रनाडे। ये दोनों ही बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेगा कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इसलिए ही शुरू करी कि उन्हें किसी के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है कुछ बातें करनी थी, प्लेज मूवमेंट करना था, ऐसा तो नहीं है। इन दोनों बात तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is about Charles Wood dispatch of 1854 is not correct? Not correct पूछ रहा है ना, not correct नहीं, कथन सही नहीं है। तो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं एक्चुअल में, है ना, मैग्ना कार्टा पढ़े, आगे देखिए। इट इज ऑफन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया फॉर बीइंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन। बिल्कुल बात सही है। इट फुली नॉट करेक्ट बताना ना, तो हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिला है। It fully accepted and implemented the downward filtration theory for mass education. Downward filtration theory का मतलब क्या था? Downward filtration theory का मतलब होता है कि डाउन से डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से पढ़ा रहे हैं कुछ लोगों को, ठीक है, वो नीचे पढ़ाएंगे जाकर, ठीक है, ऐसा बात। तो ऐसी ही बात एक्चुअल में ये करी गई थी जब मैकॉले कमेटी आई थी ना, उस समय पर बात की गई थी, ना कि इसमें करी थी। इसमें तो भाई साहब छोटे लेवल पर पढ़ाने की बात करी गई थी, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह की बात करी गई थी। तो वुड डिस्पैच में ऐसा नहीं था, डाउन फिल्ट्रेशन की बात नहीं की गई थी इसमें। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो हम बता दिए आपको, जो मैकॉले आता है, ठीक है, उसमें इस समय रिफॉर्म आता है, एजुकेशन रिफॉर्म आता है, उसमें की जाती है बात, जो कि 1813 से 33 के अराउंड रहा है बातें, तो उस समय पे, ठीक है। तो ये बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। 96 का देखिए, दी रहनुमाई मजदयान सभा। तो रहनुमाई मजदयासन सभा वाज फाउंडेड इन 1851। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। द सिंह सभा मूवमेंट वाज फाउंडेड एट अमृतसर इन 1873। यानी सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। दोनों ही चीजें पढ़ो और दोनों चीजें पढ़ने के बाद बताइए कि बातें सही हैं या नहीं है।
तो देखिए बातें तो दोनों सही दिखाई दे रही मुझे कि रहनुमाई मजदयान सभा है ये 1851 में फाउंड की गई थी। ठीक, 1851 में फाउंड की गई थी। ठीक, ये रिलीजियस रिफॉर्म था, किससे, जेरोस्ट्रियन से संबंधित था, ये जेरोस्ट्रियन से संबंधित था। ठीक है, और ये वाली बात सही है। द सिंह सभा मूवमेंट वाज फाउंडेड इन अमृतसर 1873, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों सभा फाउंड करी गई, ऐसा कोई एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है एक दूसरे को। दोनों तो सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। 1907 देखते हैं। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट बने असर्शन, भाई असर्शन रीजन है। देखिए, पढ़िए और बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को। ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैं पहले कर भी चुका हूँ और 50 क्वेश्चन ये है, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 97 का है बंग भाषा जो बंग भाषा प्रकाशिका, क्या प्रकाशन बोलते हैं, प्रकाशिका इंग्लिश में बोलते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा वाज फॉर्म इन 1836 बाय एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन राय, बाय एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन राय। यहाँ पर देखिए बंग भाषा पत्रिका जो है ये आई किसके समय पे है, राजा राम मोहन राय के समय पे आई है। तो ये वाली बात सही है। यानी बंग भाषा पत्रिका में ये कहते थे बंगाल के लोगों से कि भाई साहब सुधर जाओ, सुधर जाओ, ये जो उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, हरकतें कर रहे हो, तो चाइल्ड मैरिज वगैरह कर रहे हो, सती प्रथा कर रहे हो, ये सब गलत है। तो ये जातिवाद मान रहे हो, ये सब गलत है। तो ये वाली बात सही है। द इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन 1876 बाई शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग को स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ये एक्चुअल में इंडियन लीग जो स्टार्ट की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा तो स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये 1876 नहीं है, ये 1875 है एक्चुअल में। ठीक है, 1875 है, तो ये इनकरेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा। एज टू बट आर इज फॉल्स, एज टू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर देखिए 98 का, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीटी एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ सूरत, अमृतसर, बसीन, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ये अरेंज करना है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ सूरत होती है 1775 में, है ना, 1775 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है, अमृतसर, ये होती है 1809 में। मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, 1775, 1775। और ट्रीटी ऑफ बसीन बोला जाए तो 1802 है। ट्रीटी ऑफ सालबाई आई थिंक 1782 है, 1782 है ट्रीटी ऑफ सालबाई। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 है, 1809 है, 1809 तो लगा लीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा? ट्रीटी ऑफ सूरत, यानी पहला 1432, 1432 कहाँ है? 1432 सी, 1432 है ना, 1432। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगस्त फॉर क्रिप्स मिशन बेबल प्लान, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कई बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अगस्त ऑफर, क्योंकि कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए जो अगस्त ऑफर है ना, ये आता है 1940 में। कब आता है? 1940 में, 1940 में आता है अगस्त ऑफर। और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है। देखो मैं कंफ्यूज होता था क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में, ठीक, क्योंकि एक ही नाम से है। तो क्रिप्स में 6 नहीं है, यानी 1942 है, और कैबिनेट में 6 है, तो 1946 है। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिप्स में क्रिप्स इप्स यानी 6 टाइप लग रहा है ना क्रिप्स, तो 1946 नहीं है, यानी 1942। कैबिनेट में 6 है, यानी 1946, तो 1942 1946 याद हो गया आपको। ठीक है, बेबल प्लान की याद कीजिए, बेबल प्लान, बेबल प्लान। तो बेबल प्लान जो है वो कब आता है? 1945 में आता है, 1945 में आता है, 1945 में आता है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ये आता है 1942 में, 1942 में, ये अगस्त 1942 में आता है, ध्यान रखना है इसको। 8 अगस्त 1942 को आता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्या? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ओके, ये बात समझ में आ गया? ठीक है। और क्रिप्स मिशन जो है ये आता है एक्चुअली मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। यहाँ कंफ्यूजन होती है तो वो बता दिया, तो यहाँ पर लगा लीजिए। अब मार्च 1942 पहला पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा कहाँ है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा इन 1884? मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड की जाती है। ठीक है, यानी कांग्रेस के बनने से 1 साल पहले, कांग्रेस के बनने से 1 साल पहले। कौन कौन करवाता है? तो ये होते फिरोजा मेहता, फिरोजा मेहता, फिरोजा मेहता। ठीक है, फिरोजा मेहता, फिरोजा मेहता तो है ही। ठीक है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, गलत कर दिया मैंने,
फिरोज शाह मेहता नहीं, मैं कह रहा हूँ फिरोज शाह मेहता तो अलग ही है। ये एम वीर राघवाचार्य, ठीक है, एम वीर राघवाचार्य ये सही है। बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ये तीन हैं दरअसल, ठीक है, मद्रास महाजन सभा के ये तीन हैं, 2 3 4, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता नहीं है, ठीक है, मेरे गलत मतलब क्या ही निकल गया था। तो मेरे ख्याल से अब हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्टैब्लिश की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो एम वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ठीक है। तो देखिए हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए हो, ये पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा, ठीक है, हम आपको ये जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और बने रहिए, इसके बाद हम जो है एक और टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है।